नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से आज कुछ चंद मिनट आपसे बात करूंगा अधिवक्ताओं के बारे में, और अधिवक्ताओं के भी स्पेशली जो दिल्ली बार एसोसिएशन 30,000 हमारी जो मदर बार है वहाँ के अधिवक्ताओं के बारे में। और बात न केवल अधिवक्ताओं की करूंगा बल्कि जो 5 जुलाई 2023 को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, एक फसाद हुआ, उसको लेकर भी कुछ मैं आपसे बातचीत करवाऊंगा। दिल्ली बार एसोसिएशन के ही एक्टिविस्ट एडवोकेट दीपक शर्मा जी से, जो पहले इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, और ऐसा माना जाता है कि वो हर मुद्दे पर जो भी कोई समस्या 30,000 में आती है तो वो बढ़ चढ़कर उसके सॉल्यूशन में हिस्सा लेते हैं। तो मैं दीपक शर्मा जी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में, और सीधी सी एक आपसे सवाल के साथ आपसे बातचीत शुरू करता हूं कि 5 जुलाई को जो घटना हुई इसके बारे में आपका पूरी ईमानदारी के साथ क्या कहना है? देखो, बहुत ही दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ख़ास तौर से चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनको सोचना चाहिए था कि जब मेंबरान ने उनको मैंडेट दिया था तो क्या सोचकर मैंडेट दिया था। जब वो मेंबरान्स के पास जा रहे थे वोट मांगने थे, क्या क्या अपनी छवि लेकर जा रहे थे उस समय, क्या उस समय वो अपनी इमेज प्रोजेक्ट कर रहे थे कि वो क्या लोग हैं। वो जाते थे मेंबरान्स के पास कि हम शरीफ इंसान हैं, हम बार का भला करेंगे, हम करप्शन के खिलाफ रहेंगे, और एक भी पैसे का हम झोल नहीं होने देंगे, और एक भी पैसे की बेईमानी नहीं होने देंगे। आज वही शख्स पैसे को लेके सड़कों पर 30,000 की गलियों के अंदर लड़ाइयाँ लड़ रहा है। बाहर से गुंडे बुलाए जाते हैं, हेलमेट पहना के मुंह ढक के उनसे लड़ाइयाँ करवाई जाती हैं। किस बात का आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे? अगर आपके बस का नहीं था, आप इन हाउस मीटिंग बुलाते। अगर आप अपने जो मुद्दे हैं आपस में, आप जो डिस्प्यूट थे उनको नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, आप अपनी एग्जीक्यूटिव की इन हाउस मीटिंग बुलाते, वहाँ पर अपना पक्ष रखते कि देखिए जी मैं ठीक हूँ, ये सामने वाला गलत है। सामने वाला अपना पक्ष रखता, मैं ठीक हूँ और ये गलत है, और वहाँ भी नहीं सुलझती तो आप GBM बुलाते। GBM के सामने जो भी गलत था उसको नकाब पोश का नकाब उतारते और सबके सामने लेकर आते, देखिए जी ये गलत है और ये गलतियां कर रहा है, इससे जो बार की छवि है धूमिल हो रही है। एक तरफ से हम मदर बार कहते हैं, मदर मतलब माँ, और उसी तरह से माँ की इज्जत को हम तार तार कर दिया। हाँ, आपने कहा कि इज्जत को तार तार किया। क्या ऐसा भी संभव नहीं था कि इसमें इंटरवेंशन हो जाता? जो 30,000 बार के जो बहुत सीनियर सुलझे हुए अधिवक्ता हैं, मैं समझता हूँ यहाँ 30, 40, 50 साल की प्रैक्टिस वाले करने वाले बहुत ही समझदार एडवोकेट्स यहाँ पर हैं, और जितनी बहुतायत में यहाँ शायद उतने संख्या में और दूसरी बार्स में नहीं है। क्या और आप दोनों ये मानते हैं कि इन लोगों को यदि आपस में कुछ बात का फैसला नहीं हो पा रहा था या डिस्प्यूट था तो इनको उनका इंटरवेंशन करवाना चाहिए था? बिल्कुल करवाना चाहिए था। ऐसा नहीं कि हमारे बार के अंदर सीनियर्स नहीं हैं, बहुत सीनियर्स हैं और वो एक्सपर्ट हैं। कभी भी जब भी बार के ऊपर क्राइसिस आए हैं, कोई भी कमेटी रही हो, वो उन सीनियर्स के पास जाती है, उनको जाके रिक्वेस्ट करती है कि जी ऐसे ऐसे क्राइसिस आ रहे हैं, या तो हमारे कुछ इंटरनल डिस्प्यूट हो रहे हैं, या हमें बाहर से कुछ क्राइसिस आ रहे हैं बार के ऊपर, और आप इसके अंदर इंटरवीन कीजिए। और कई बार हमने देखा होगा कि ऐसी कमेटियाँ भी कॉन्स्टिट्यूट की गई कि भाई बार के ऊपर एक क्राइसिस आ गया, एक प्रॉब्लम आ गया है, और वो जो कमेटी है वो सक्षम नहीं है एग्जीक्यूटिव उसको यानी कि उसको लड़ने के लिए, तो सीनियर्स की कमेटी बनाई जाती है, उन सीनियर्स को आगे बुलाया जाता है, और वो सीनियर्स मैं देखता हूँ पता नहीं क्या चमत्कार सा करते थे और एकदम से उस प्रॉब्लम से बार को बाहर निकाल लाते थे। लेकिन जहाँ तक आपने चमत्कार की बात कही, मैं भी क्योंकि इसी बार से जुड़ा हूँ, तो मैं बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहूँ तो ये आरोप लगा शुरू में कि आप किसी एक विशेष पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या? जी, आरोप नहीं, इसके अंदर बिल्कुल सच है ये कि मैं एक पक्ष की तरफ से मैं कोर्ट के अंदर अपेयर हुआ। मैं आज भी उनकी तरफ से अपेयर हो रहा हूँ और मैं हमेशा अपेयर होता रहूँगा। वो रीज़न ये है कि कमेटी के अंदर जब भ्रष्टाचार आया और जो हमें बातें सुनने में आई, तो एक पक्ष ने कहा कि भाई ये बार के पैसे हैं, कुछ फंड जनरेट होते हैं जिससे हम बार की जो स्मूथ फंक्शनिंग करते हैं उस फंड को ये डाइवर्ट कर रहे हैं, बार में जमा कराने की जगह अपने पर्सनल गेन के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, और बार के अंदर वो डिपॉजिट नहीं करा रहे हैं। तो उनकी डिमांड ये थी कि बार के अंदर उन पैसों को जमा कराया जाए, डिपॉजिट कराया जाए, और उसका ऑडिट करा के सारे मेंबर्स के सामने लाया जाए। और जो दूसरा पक्ष है वो नहीं चाहता था कि कभी ऑडिट हो बार का, और यहाँ बार के सामने सारा मेंबरान के सामने सारा अकाउंट्स आए। तो इस बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ था, जो कि मेरे को कारण वाजिब लगा एक पक्ष का, कि बिल्कुल वाजिब कारण है। करप्शन के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो चाहे उसको अकेला भी छोड़ दिया जाए, वो अकेला नहीं है, मैं उसके साथ हूँ, और मेरे साथ साथ 30,000 का हर ईमानदार अधिवक्ता उस पक्ष के साथ है। नहीं तो इसमें लेकिन दूसरी बात ये आई कि आप एक बार दोनों पक्षों की तरफ से पेश हुए, वो क्या था?
मैं दोनों तरफ पक्षों की तरफ से भी पेश हुआ था। हुआ क्या कि इनको पुलिस पेश कर रही थी दोनों पक्षों को, और अनफॉर्चुनेटली शायद दूसरे पक्ष जो कि मेरे ख्याल से 1200-1300-1400 वोट लेके उनके बड़े भाई चुनाव जीते थे, और या तो वो किसी दुर्घटनावश कारणवश आ नहीं पाए। मैं मान लेता हूँ कि चलो वो कहीं फंसे होंगे, इस तरह के क्राइसिस चल रहे थे, कोई मीटिंग चल रही होंगी उनको कि कैसे कवर अप किया जाए। उनके ऊपर कुछ जिम्मेवारियाँ भी हैं, प्रतिनिधि होने के कारण से चुनाव जीत कर आए हैं, 1200-1300 या 1400 के करीब वोट भी लेकर आए थे, लेकिन उनके ऑफिस से, उनके चैम्बर से या उनके ग्रुप में से किसी एक को कोर्ट में हाजिर रहना चाहिए था। ख़ास तौर से जब उनका सगा भाई पेश किया जा रहा था, वहाँ रहना चाहिए था, और उनको वहाँ पे उनकी तरफ से अपीयरेंस आनी चाहिए थी। जब मैं वहाँ पे कोर्ट में खड़ा हुआ था, देखिए मेरी कोर्ट के अंदर किसी भी वकील से, किसी भी अधिवक्ता से लड़ाई नहीं है। मेरी वैचारिक लड़ाई कोर्ट के बाहर हो सकती है किसी भी अधिवक्ता से। जब मैं पेश हो रहा था, मेरे को रिक्वेस्ट करी उन वकील साहब ने कि भाई साहब मेरे को बुखार है, मेरे पैर पर चोट है और मेरी शुगर हाई है, मेरा ये इलाज के ऑर्डर करा दीजिए। मैंने उनसे पूछा भी आपको भरोसा है मेरे पे? उन्होंने कहा जी हमें आप पे पूरा भरोसा है। तो तब मैंने उनको रिप्रेजेंट करा था मैंने कोर्ट के अंदर। चलिए, आपने क्लियर किया, बात भरोसे की आई। इस सारे घटनाक्रम से क्या आम जो जनरल अधिवक्ता है, हम जैसे जो अधिवक्ता हैं जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या ऐसे अधिवक्ताओं में का ये भरोसा टूटा नहीं है जिस भरोसे के चलते जो चुना था, वोट दिया था, लाइन में लगकर लोगों को वोट दिया था, एक विश्वास जताया था कि हमें आप पर विश्वास है, आप हमारा वेलफेयर करेंगे, क्या वो भरोसे को चकनाचूर नहीं कर दिया गया दोनों पक्षों से? चकनाचूर नहीं हुआ है, भरोसा ख़त्म किया गया है। ये आज की तारीख के अंदर देखिए भय का माहौल है, कोई भी मेंबर बोलने से डर रहा है। आप जाएंगे, आप किसी से भी बात करेंगे, हर कोई आपको बताएगा कि गलत हुआ है। हर किसी को पता है हेलमेट में गुंडे किसने बुलाए, हर किसी को पता है कि इसके अंदर वकीलों की यूनिफॉर्म के अंदर आउटसाइडर किसने बुलाए, और वो आज भी खुला घूम रहा है। देखिए उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। बार ने पहले दिन एक लिस्ट निकाली, 5-7 लोगों की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी कि जी ये इन्वॉल्व है। मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इतने ही सच्चे हैं और आपने अनबायस इम्पार्शल होकर उस दिन ये नोटिस निकाला था, उन 5-7 जो लोग थे जिनके आपने पहले दिन मेंबरशिप कैंसिल करी थी, उनकी फ़ोटो में पब्लिक कर दीजिए इस इंसिडेंट में पार्टिसिपेट करते हुए। मेरा चैलेंज है, नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि वो पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस, अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए उन्होंने उसके अंदर 2 नाम बिल्कुल झूठे लिखे। नहीं, वो तो चलिए ठीक है, उन्होंने किया। एक बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया और एक कमेटी का अगले ही दिन गठन कर दिया। वो कमेटी अपनी इंक्वायरी कर रही है। हम उस कमेटी की इंक्वायरी पर नहीं जा रहे हैं, कमेटी पूरा ईमानदारी से काम कर रही है, हमने भी उसमें कोऑपरेट किया है और लोगों ने भी किया है, और वो कमेटी की फाइंडिंग्स आएंगी, जो भी नतीजा होगा। मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूँ कि जो इंसिडेंट, इस तरह का दर्दनाक जो इंसिडेंट हुआ, शर्मनाक जिसे मैं बोलता हूँ, इससे आम जो सीनियर अधिवक्ता भी हैं, क्या वो अपने को ठगा महसूस नहीं कर रहे हैं कि उनकी डिसरेस्पेक्ट हुई है? ये जो न्याय का मंदिर हमारा है, इसमें बड़े छोटे की कोई शर्म लिहाज नहीं रह गई? इसका मैं आपको बताता हूँ, ये इंसिडेंट होने के बाद सेंट्रल हॉल के बाहर 15-20 सीनियर्स इकट्ठे हुए थे, और मैंने अक्सर उनको देखा कि वो तभी अपने चैम्बर से बाहर आते हैं जब कोई बार के ऊपर क्राइसिस आती हैं, और वो उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी 40-50 साल से कम की वकालत रही हो, एक्सपीरियंस रहा हो या स्टैंडिंग हो। तो एक मेरे में हुई क्यूरियोसिटी कि मैं देखूं कि भाई ये कैसे चीज़ों को टैकल करते हैं। मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा जब वो बार ऑफिस में जा रहे थे। तो लेकिन उस दिन जो मैंने अंदर जाकर देखा, मेरे को बहुत दर्द हुआ, बहुत दुखी हुआ मैं, कि जो उनके पोतों की उम्र के होंगे, वो उनको गेट आउट बोल रहे थे वहाँ पे, उन सीनियर्स को, उनको तू करके बात कर रहे थे, जबकि वो गए थे बार के भले के लिए। और उनको बैठने तक के लिए नहीं कहा गया। जितने भी 20-22 सीनियर्स थे जिनकी इतनी स्टैंडिंग है 40-40, 50-50 साल की, और वहाँ पर मैंने किनको देखा हुआ, बिल्कुल लो रैंक के जो ऑफिशल्स थे, पुलिस ऑफिशल्स, वो बैठे हुए हैं, और वकील हमारे जो मेंबर्स हैं वो खड़े हुए हैं। और जो सीनियर्स गए उनसे पानी तो दूर की बात है पूछना कि उनसे पानी पूछ लिया जाए, उनको सीट तक नहीं ऑफ़र की गई। और वहाँ पे कुछ लॉयर्स उनसे बदतमीजी करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे। और देखिए मुंह पे ना ब्रह्मवाणी बैठती है, एक बार सरस्वती माँ 24 घंटे में एक बार आती है। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने वहाँ पे चिल्ला कर बोल रहे थे कि यहाँ पे एक भी गुंडा नहीं बचेगा, जितने गलत वकील हैं सब सामने आएंगे और सब बंद होंगे। और जब BCD की तरफ से नोटिस आने शुरू हुए मेंबरशिप सस्पेंड के, तो मैंने नोटिस करा कि उसमें से मैक्सिमम लॉयर वो थे जो उस दिन बार ऑफिस के अंदर बैठ के चिल्ला रहे थे। देखिए, आपने बहुत एक वाकया बताया बार काउंसिल उसमें, सॉरी, बार DBA में, जो वहाँ की एसोसिएशन का ऑफिस है, उसमें इस तरह का वाकया हुआ।
मैं वही कह रहा हूँ, आपको भी लगभग 25 वर्ष होने जा रहे हैं इस न्याय के मंदिर में अपनी सेवाएं देते हुए। तो क्या ये जो डिग्रेडेशन हुआ है, ये जो आपस की बड़े छोटे की शर्म ख़त्म हुई है, क्या ये जो आपस का एक सम्मान देने का जो एक हमारा परंपरा रही है सीनियर्स को, वो इस पर जो चोट लगी है, क्या इसकी कोई भरपाई का कोई तरीका आपकी नज़र में है? मेरे हिसाब से तो देखिए भरपाई हो नहीं सकती है। एक बारी इज्जत आपने नहीं की किसी की, अपने बुज़ुर्ग की बेइज्जती कर दी, तो वो देखिए बुज़ुर्ग जो होते हैं ना, जो बड़े होते हैं, वो कभी लड़ते नहीं हैं, वो कभी गुस्सा नहीं करते हैं, वो कभी बदतमीज़ी से जवाब नहीं देते हैं, वो चुप कर जाते हैं अपनी इज्जत को। वो वही चीज़ मैंने उस दिन देखी, वो चुप करके सारे बाहर निकला है, लेकिन उनके दिल से, उनकी आत्मा से एक हाय ज़रूर निकलती है और उसकी कोई भरपाई नहीं होती है। और उस दिन जो उन सीनियर्स के मन से, दिल से हाय निकली होगी, इसकी भरपाई हम सबको, मेरी जनरेशन के लॉयर्स को, मेरे बादली जनरेशन के लॉयर को, और जो बिल्कुल यंगस्टर्स आ चुके हैं, इन सबको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन सीनियर्स में वो भी थे जिन्होंने अपने चैम्बर से बैठ के हम जैसे लोगों को, जूनियर एडवोकेट्स को डायरेक्ट किया, या मतलब रिक्वेस्ट की, या मैं कहूँ उनको समझाया कि आप इन लोगों को चुनो, दे आर कॉम्पिटेंट, दे आर वेल कैंडिडेट, दे आर नाइस कैंडिडेट। क्योंकि बिना उनके समर्थन के, बिना सीनियर्स की समर्थन के, मैं समझता हूँ किसी को चुन लिया जाना इतना आसान नहीं है। एक बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन होता है डीबीए का। तो क्या उनको इस बात पे अफसोस नहीं हो रहा होगा, आज वो पछता नहीं रहे होंगे कि उन्होंने किस वजह से, किस गलतफहमी की वजह से, या किस भ्रम में आकर के गलत लोगों को सही जगह पहुंचाने की कोशिश की? मैंने उस दिन कुछ सीनियर्स की आंखों में आंसू भी देखे, आंखें मैंने गीली देखी। उन्होंने कहा हमसे गलत फैसला हो गया, हम जिसे शरीफ समझ रहे थे वो यहाँ पे अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, हथियार लेके घूम रहा है और अपनी पावर्स का देखिए मिसयूज़ कर रहा है। उसके ऊपर भी एलिगेशन आए हैं कि 50-60 लोग उसने बुला रखे थे वहाँ पे, और वो आज भी सीट पे बैठ के ऑर्डर साइन कर रहा है। हम और नैतिकता की आधार पर वो अपना इस्तीफ़ा भी नहीं दे रहा है, जबकि जिम्मेवार है, इक्वल रिस्पॉन्सिबल है वो। मैंने उनकी आंखें भी गीली होती थी उन सीनियर्स की। अहम बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा एज एन मेंबर ऑफ दिस डीबीए। चलिए, वो तो एक डिस्प्यूट उनका दो लोगों का है, कौन सही है कौन गलत है वो कमेटी डिसाइड करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगी। अब कोर्ट में भी मामला चला गया। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि बाकी जो मेंबर्स हैं कमेटी के, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मेंबर हों, चाहे वो एडिशनल सेक्रेटरी हों, वाइस प्रेसिडेंट हों, वो दूसरे ओहदे पे बैठे, वो लोग भी कमोबेश खामोश हैं। कोई इफ़ एंड बट, कोई विस्परिंग नहीं है उनकी तरफ से। और कोई भी मैं समझता हूँ कि जो एक सेमिनार बना करनी चाहिए थी, या कोई आपस में एक इंटरेक्शन होना चाहिए था इसको इन बाउंड्स को हिलअप करने के लिए, वो दिखाई नहीं दे रहा। तो ये क्या रीज़न हो सकता है? इसके रीज़न एक तो ये हो सकता है कि वो कमज़ोर व्यक्तित्व के लोग हैं, वो झूठ के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, या उनको ये डर है कि कल को हमें भी झूठे नकली मुकदमों में बंद ना करा दिया जाए, हमारे खिलाफ भी झूठे इल्ज़ाम लगा के हमें यहाँ से आउट ना कर दिया जाए। या हो सकता है कि वो इस करप्ट सिस्टम का पार्ट बन गए हों रहते रहते। अदरवाइज़ क्या करना चाहिए था इसके अंदर, बाकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग थे, आप किसी से भी पूछेंगे कोई जवाब नहीं देगा, हंस के आगे निकल जाएगा। उनको एक अपनी इंटरनल इन हाउस मीटिंग बुलानी चाहिए थी। मीटिंग बुला के कम से कम नैतिकता के आधार पर ये काम करना चाहिए था कि भाई जितने भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जब तक कोई सामने फैक्ट नहीं आ जाता है कि कौन इसके अंदर गिल्टी है और कौन गिल्टी नहीं है, वो सीट होल्ड नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। पहले दिन 5-7 लोगों की मेंबरशिप इन्होंने सस्पेंड करी, उसके बाद 20 नाम बीसीडी ने दे दिए, और मैक्सिमम नाम एक चैम्बर से हैं। मैक्सिमम नाम वेस्टर्न विंग के अंदर चैम्बर है और वो होल्ड कर रहे हैं। उनकी मेंबरशिप नहीं वो कोई सीक्रेट नहीं है, नहीं, वो ओपन है। वो बार काउंसिल ने ओपन करे हैं लेटर, बार काउंसिल ने खुद ओपन करे, उनके पोर्टल के ऊपर है कि भी ये लोग प्राइमा फेशिया वहाँ पे नज़र आ रहे हैं और हम इनकी मेंबरशिप सस्पेंड कर रहे हैं। उनको 25 अगस्त का टाइम भी दिया गया है और वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन आज तक हमारे प्रेसिडेंट ने या बाकी कमेटी मेंबरान्स ने उन लोगों की मेंबरशिप क्यों नहीं कैंसिल करी है, उनकी रिक्वेस्ट क्यों नहीं करी अपने अंदर मीटिंग में बैठ के कि जैसे हमने पहले दिन 5-7 लोगों की मेंबरशिप सस्पेंड करी है, इन 20 लोगों की, बाकी जो 15-16-20 लोग और सामने आए हैं, इनकी भी मेंबरशिप सस्पेंड करनी चाहिए, क्योंकि वो एक सिटिंग बंदे का चैम्बर से बिलोंग करते हैं। इस कारण से नहीं, ये एक आपका आरोप हो सकता है। चलिए, वो आपका आरोप है। सर आरोप नहीं है, आप बार काउंसिल के नोटिस देखिए, उनके ऊपर आप बार की डायरेक्टरी उठाकर देखिए, उसके अंदर चैम्बर एड्रेस क्या लिखा हुआ है उनका, जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं। वो कमेटी देखेगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, एक और बात चल रही है, लोगों में सुगमुगाहट है। क्या इस सारे एपिसोड के बाद
बीइंग ए गार्जियन बॉडी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, क्या जैसे उन्होंने कमेटी बनाई, इंटरवेन किया, कोशिश की कि जो कल्पिट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, क्या हुआ इसकी जो फैक्ट्स हैं उसको सामने लाया जाए और उसके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, ऐसा एक सिस्टम बना। लोग कह रहे हैं कि क्या, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बीसीडी को इंटर्न करके इस कमेटी को कोई प्रेशराइज कर डिसॉल्व करके, और इसमें कुछ जो सीनियर लोग हैं तब तक जब तक नए इलेक्शन नहीं होते तब तक उन लोगों को इसका कामकाज ना सौंप दिया जाए। सर देखिए, ये जो इलेक्शन है अंडर चैलेंज है, मैंने चैलेंज नहीं करा, बाकी मेंबरान्स ने कर रखा है जो कंटेस्टेंट थे। अंडर चैलेंज है, सितंबर के अंदर इसका रिजल्ट आया, चैलेंज हो गया। आज हम जुलाई मिड में या एंड में पहुंच चुके हुए हैं, आज तक उसके अंदर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल उसने अपना फैसला नहीं दिया कि वो फेयर मैनर में हुआ या गलत मैनर में हुआ है। चलिए उस बात को भी हम इग्नोर कर देते हैं, वो अपना फ्रूट इंजॉय कर रहे हैं, करने दीजिए। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जितना शर्मनाक घटना हुई है, इसके बाद मेरी रिक्वेस्ट है बार काउंसिल को कि वो आगे आएँ, इस कमेटी को डिसॉल्व करें, यहाँ के कोई भी 8-10 मोस्ट सीनियर मेंबर्स को लेके उनको दे दें, अपने बार काउंसिल से वो किसी को डिप्यूट करना चाहते हैं वहाँ डिप्यूट कर दें और यहाँ की स्मूथ फंक्शनिंग कराएं। कहीं आपकी इच्छा तो नहीं है कि आपको भी कमेटी? नहीं, बिल्कुल 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 भी इच्छा नहीं है, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। और अगर मेरे को यहाँ पे वो कहेंगे भी तो मैं मना करूँगा, किसी और मेरे को एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए कहेंगे तो मैं कर लूँगा, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इस राय का इंसान हूँ कि या तो आप मैंडेट लेकर आइए बार के अंदर। मैंडेट मेरे को नहीं मिला तो मैं, जब तक मेरे को मैंडेट नहीं मिलेगा, मैं ऐसे एग्जीक्यूटिव के अंदर जाके पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। नहीं, लेकिन आप मैंडेट की बात जब आई, बस आखिरी एक सवाल कर रहा हूँ, बहुत लंबा बातचीत हो गई। जब ये लोग भी आए थे, मैंने ही इन लोगों को इंटरव्यू किया था, मैंने इन लोगों से सारी डिटेल बातचीत की थी, और ये जो मुद्दे हैं, पार्किंग का मुद्दा है या जो आउटसाइड पार्किंग का है, या मैं आ रहा हूँ, तो इन सारे मुद्दों पे मैंने तफसील से इन लोगों से बात की थी, चाहे वो आज के प्रेसिडेंट हैं, चाहे सेक्रेटरी हैं, चाहे और ओहदों पे लोग हैं, और उन्होंने सब ने कहा था कि यस, देयर इज गोइंग समथिंग रॉन्ग इन दिस सब्जेक्ट, इन दिस इश्यूज, एंड वी विल रिजॉल्व इट वेरी सून, विद इन 1 month और विद इन 15 days। लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज जो लोग आएंगे, कल आप भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई और भी लड़ेगा, लोग कैसे विश्वास करेंगे जिन्होंने कस्में खा खा कर ये कहा था कि हम इस चीज़ को सुधार देंगे, सारा ब्लैक एंड वाइट में सारा कुछ ऑन पेपर्स लेकर आएंगे, और वो सारा कुछ भूल गए, तो आगे अगर कल को आप भी इलेक्शन लड़ेंगे, हाउ आई कैन बिलीव ऑन यू और एनीबडी कैन बिलीव ऑन यू एंड अदर कैंडिडेट्स? सर मैं तो अपनी ये बात कह सकता हूँ कि मैं इस प्रोफेशन के अंदर आया, जो मेरा डे फर्स्ट को स्टैंड था वही स्टैंड मेरा आज है। कई स्टेजेस, कई अप एंड डाउन देखे, कई बारी कई डिफरेंट कमिटीज़ के अंदर भी मैं रहा, लेकिन कभी भी मेरी तासीर नहीं बदली, ना मैं कभी करप्ट हुआ और ना ही मैं कभी करप्ट हो सकता हूँ। और रही बात इन लोगों की, तो मैं आपको बता दूं, बीच में ये इशू भी आए जो हमने सुने इस हियरिंग्स के दौरान, कि जितनी भी पार्किंग्स हैं पूरी दिल्ली बार एसोसिएशन के पास, उसकी जो रेवेन्यू आती है वो 4,70,000 या 4,80,000 के करीब आती है। और कई लोगों ने टेंडर इसके अंदर गवर्नमेंट ऑथराइज, ये तो वो बता ही नहीं रहे ना, ये तो बता ही नहीं रहे, ये तो ऑन पेपर्स उन्होंने डाटा नहीं दे रहे, वो प्रोवाइड नहीं करा रहे। किसको? कई इसके अंदर है कि जो कमेटी इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुई, उन्होंने मेंबर्स को भी नहीं बताते इसके अंदर। आप, मैं यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दिल्ली बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को, आप कृपया करके कल नोटिस बोर्ड पे, कल परसों में 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ आपको, अगर आप ईमानदार हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आप लोगों को कि आप नोटिस बोर्ड के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर जो पार्किंगों के हैं उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उसको आप पेस्ट कर दीजिए। आपने बार की वेबसाइट बना दी है, आप उसके ऊपर अपलोड करके दिखा दीजिए अगर आप ईमानदार हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट किसको दे रखा हुआ है, कितने पैसों में दे रखा हुआ है, और वो पैसा आपके पास आ रहा है और बैंक में जमा हो रहा है या नहीं हो रहा। और पिछले 10 साल से बार जो है हमारी कंप्यूटराइज है, उनकी आप कंप्यूटर की उस दिन की, जिस दिन वो पैसे देते हैं बार के अंदर डिपॉजिट कराते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड रिसिप्ट दिखा दीजिए और बैंक में वो पैसा जमा होता हुआ दिखा दीजिए। चैलेंज है मेरा ये आपको। नहीं, वो नहीं दिखाएंगे, आपको लगता है? चैलेंज दे रहा हूँ, नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे वो। तो चलिए, ये आपका एक एलिगेशंस रहे, वो रहे। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे एज एन एडवोकेट कि आप क्या, अगर आपको इसका जज बना दिया जाए या आपके हाथ में एक पावर हो या डिसीजन मेकिंग पावर हो, आप इसमें क्या चाहेंगे कि क्या होना चाहिए? मीन्स
इसके अंदर मैंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बार काउंसिल ने कॉन्स्टिट्यूट करी है। इसके अंदर मैंने उनको भी रिक्वेस्ट करी थी कि भाई इसके अंदर सिस्टम है, अगर हम उस सिस्टम का यूज़ करते हैं तो अगर किसी ने हेलमेट भी पहन रखा है, फेस रिकॉग्नाइजेशन वो सिस्टम होता है कि अगर आपने हेलमेट भी पहन रखा है या आपने मास्क भी लगा रखा है तब भी वो एक्चुअल चेहरे को सामने ले आएंगे। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी है कि आप उसका सर्विसेज लीजिए, उनको यूज़ कीजिए और जितने भी उस दिन कल्प्रिट थे, इन्वॉल्व थे, उन सबको आइडेंटिफाई करके कोई भी एक शख्स बचना नहीं जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी से बिलोंग करता हो, किसी के साथ भी कनेक्ट हो, वो सबके सब पनिश होने चाहिए। उनकी मेंबरशिप कैंसिल होनी चाहिए, उनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए और उनको इस न्याय का मंदिर है जो पवित्र धरती है, इससे बाहर किया जाना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास और भी रास्ते हैं, उनके थ्रू हम इस तरह का ऑर्डर लेकर आएंगे और इस चीज़ को करवा कर रहेंगे और एक एक नकाबपोश को सामने लेकर आएंगे। इसके अलावा 8-10 लोग वो आइडेंटिफाई हुए हैं जो वकील नहीं थे, उस दिन वकीलों की यूनिफॉर्म में आए हुए थे और उनमें से 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको हम वकील समझ रहे थे पिछले 8-10 साल से। तो मैं समझ रहा था 1-2 लोगों को उनमें से वकील कि ये वकील हैं, क्योंकि वो बैंड पहने होते थे, कोट पहने होते थे। हम किसी आपसे मैंने आज तक लाइसेंस नहीं चेक करा, आपने मेरे से लाइसेंस नहीं चेक करा, हम आपस में देखते हैं तो फैमिलियर होते हैं एक दूसरे के फेसिस को देखें। हम उन फेसिस से इतने फैमिलियर थे कि हमें लगता था ये वकील हैं। कुछ मेरे से बड़े थे, मैं उनको रिस्पेक्ट देता था, उनको सलाम करता था। कुछ मेरे से छोटे थे, मैं उनको प्यार देता था। वो एक्सपोज हुआ, ठीक है ना। हैरानगी की बात क्या है, ना तो पुलिस उनको पकड़ रही है, ना ही कोई बार का नेता ये कह रहा है कि कम से कम आप नॉन एडवोकेट्स को तो पकड़िए। आप वकीलों को परेशान करवा सकते हैं जो इन्वॉल्व नहीं थे उसके अंदर, उनके खिलाफ नोटिस निकाल सकते हैं। समथिंग गोइंग फिशी, बिल्कुल फिशी चल रहा है जी। ना तो बार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ रही है कि जो नॉन एडवोकेट्स उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं कराती है बार, जो उस दिन काली पैंट सफेद कमीज काला कोट पहन के और बैंड लगा के इस झगड़े के अंदर आए हुए थे, अपने मुंह ढक के वो आइडेंटिफाई हुए हैं, क्यों नहीं उनके खिलाफ वो FIR लॉन्च कराती? क्यों नहीं एक ऑफिशियल स्टेटमेंट 5 जुलाई से के बाद से आज तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है ये बार के एग्जीक्यूटिव की तरफ से कि वो क्या कर रहे हैं इस मैटर के अंदर? तो सुना दोस्तों, ये है आक्रोश एक आम एडवोकेट का, बीइंग एन एक्टिविस्ट ऑफ द एडवोकेट्स। दीपक शर्मा के आपने विचार बेबाक सुने। मैं एक सवाल के बाद आज की बातचीत को समाप्त करूंगा। दीपक जी, कोई अपील आप बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से करना चाहेंगे? बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से मेरी यही अपील है कि इस कमेटी को डिसॉल्व किया जाए जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती है कि कौन कौन गिल्टी है। क्या जो एलिगेशन आ रहे हैं कि इस कमेटी के जो पदाधिकारी आज भी बैठे हुए हैं सीट के ऊपर, वो बार का पैसा खा रहे हैं जो मेंबर्स का है, या वो करप्शन के जिम्मेवार हैं? क्योंकि देखिए, कहीं जब आग लगती है ना तभी धुआं निकलता है, और यहाँ तो बम विस्फोट हो गए, इतना बड़ा भूचाल आ गया, हमारी इज्जत तार तार हो गई। हम मदर बार कहते हैं, क्या जाके बोलेंगे कि हमारी मदर बार के अंदर ये काम होते हैं? इस तरह के इलेक्ट होके लोग आए हुए हैं जो ये कर रहे हैं और आज भी सीट पे बैठे हुए हैं। तो मेरी बार काउंसिल से रिक्वेस्ट है कि डिसॉल्व की जाए, और आप चाहे बार काउंसिल में से अपने जो 25 मेंबरान हैं उनमें से आप ले लीजिए, या यहाँ के सीनियर्स लेना चाहते हैं, दोनों मिक्स करके लेना चाहते हैं, जैसे आपको ठीक लगे लेके यहाँ की स्मूथ फंक्शनिंग कराइए, ताकि हर मेंबर्स के माइंड में से डर हटे। जिस दिन आप ये करेंगे, अभी तो बहुत लिमिटेड विटनेसेस जा रहे हैं कमेटी के आगे, क्योंकि उनके अंदर डर है। जिस दिन ये कर देंगे, लाइन इतनी लंबी लग जाएगी ना कमेटी के खिलाफ एलिगेशन लगाने वालों की, और विद एविडेंसेस के स्टेटमेंट लिखते लिखते 6 महीने लग जाएंगे उनके। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सुना दोस्तों, ये एक आक्रोश है, मैं आज से शुरुआत कर रहा हूँ। किसी के प्रति कोई विद्वेष नहीं है, केवल और केवल एक आवाज़ है, जो भी गिल्टी है, चाहे वो X है या Y है, वो पनिश होना चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जिसने हमारी मदर बार के जो आंचल को खींचा है, जिसने हमारी इज्जत को धूमिल किया है, जिसने हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए एक अंधेरा पैदा किया है माहौल में, उनको ज़रूर सबक मिलना चाहिए। चाहे वो, मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, X हो या Y हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें साथ ही साथ अपने सीनियर्स पर भी पूरा विश्वास है, हमें बार काउंसिल ऑफ दिल्ली पर पूरा विश्वास है। जिस तरीके से बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने त्वरित कार्रवाई की, एकदम क्विक एक्शन लेते हुए कमेटी का गठन किया, मीटिंग्स की, और जो नेसेसरी डायरेक्शंस हैं वो इशू की, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसको बहुत सीरियसली, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सीरियसली बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने लिया। स्पेशली हमारे जो ऑनरेबल चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली सीनियर एडवोकेट श्री के मनन जी हैं, और जो उनके साथी हैं, उन्होंने इसको पर्सनलाइज तौर पर पीड़ा जाहिर करते हुए ये कदम उठाए हैं, और
they assured each and every advocate that the justice will be done, nobody will be escape who is guilty. ये मैं अगेन ऑन बिहाफ ऑफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एज ए स्पोक्समैन मैं अपने तमाम अधिवक्ता भाई बहनों को बताना चाहता हूँ कि जस्टिस होगा। सीनियर एडवोकेट्स बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के जो रेस्पेक्टेड मेंबर्स हैं, दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट दिस इंसिडेंट, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट ऑन दिस सब्जेक्ट, ऑन दिस इशू। सो डोंट वरी, डोंट बी पैनिक, किसी तरह का आपस में विद्वेष ना करें, किसी तरह का आपस में गलतफहमियां पैदा ना करें। और दोस्तों, आखिरी अपील मैं ये करना चाहता हूँ कि ये हमारा न्याय का मंदिर है, ये हमारी रोजी रोटी भी है, ये हमारी गरिमा का भी एक स्थान है, हमारी इज्जत है, हमारी मर्यादा है। इस सब को थोड़ा सा पालन करते हुए और अपने बड़े छोटों का अदब करते हुए व्यवहार करें। अपनी कार्यशैली को इस तरह बनाएं कि बड़े आपको आशीर्वाद दें, छोटे आपसे स्नेह करें। ऐसा एक माहौल बनाएं, आपस में भाईचारा रखें और इस बार की गरिमा जो धूमिल हो गई है या जिसके ऊपर चोट लगी है, उसको दोबारा पुनर्जीवित करें, पुनर्स्थापित करें उसी मुकाम पर जहां से ये बार चली थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत पीड़ा के साथ आपको मैं जय हिंद, जय भारत कह रहा हूँ। जय हिंद।